मूल आवेश का मान होता है, तो इसका उत्तर होगा 1.6 गुणते 10 की घाते -19 कूलाम। आंसर ए। और दूसरा प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा 6.25 गुणते 10 की घाते 18। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो इसका उत्तर होगा 1.6 गुणते 10 के घाते -19 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4, बिंदु आवेश Q, बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, E प्रोपोर्शनल 1/r²। अब प्रश्न नंबर 5, निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मान होता है, तो इसका उत्तर होगा 8.85 गुणते 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन गुणते मीटर का स्क्वायर। प्रश्न नंबर 6, एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव विद्युत आघूर्ण P को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2PE। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से दूरी स्मॉल r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की r पर निर्भरता होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, E प्रोपोर्शनल 1/r की घाते 3। प्रश्न नंबर 8, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। प्रश्न नंबर 9, वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/ε0। प्रश्न नंबर 10, धातु का परावैद्युतांक होता है। तो इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, अनंत। प्रश्न नंबर 11, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा कूलाम गुणते मीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, कैपिटल ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
F बराबर QE। प्रश्न नंबर 13, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति कूलाम। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आवेश का विमी सूत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा AT। प्रश्न नंबर 2, सजाती आवेश एक दूसरे को, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को डॉट 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 करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रश्न नंबर 4, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन बटे कूलाम है। प्रश्न नंबर 5, विद्युत क्षेत्र का विमी सूत्र है, तो इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 5, विद्युत क्षेत्र का विमी सूत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ML/T⁻³ A⁻⁻1, ये इसका विमी सूत्र होगा। प्रश्न नंबर 6, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी एक आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, तो इसका उत्तर होगा बिंदु के समान। अब प्रश्न नंबर 7, दो बिंदु आवेश -Q तथा +Q दूरी L पर स्थित है, तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो इसका उत्तर होगा QL। और प्रश्न नंबर 8, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण डॉट 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 है, तो इसका उत्तर होगा PE। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 1, तो ये डॉट 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 राशि है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। प्रश्न नंबर 10, एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक डॉट 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 होता है, तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ लिखा है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणित मीटर का स्क्वायर। प्रश्न नंबर 11, कूलाम व्युत्क्रम वर्ग नियम केवल उस बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है जो डॉट 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 अवस्थाओं में रहते हैं, तो इसका उत्तर होगा विराम, यानी कूलाम व्युत्क्रम वर्ग नियम केवल उस बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है जो विराम में रहते हैं। सही जोड़ी बनाइए। यहाँ प्रश्न है ऑप्शन
खंड ए और खंड बी में हमको इसको मिलान करना है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 का बी यानी 0। ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 2, इसमें 2 है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का उत्तर होगा कूलाम यानी 2 का ई। विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? कूलाम। प्रश्न नंबर 3 जो है द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूलाम मीटर। खंड ए में प्रश्न नंबर 4 विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। प्रश्न नंबर 5 विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है यानी खंड ए खंड बी, इसमें भी मिलान करना है। इसमें लिखा है 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो इसका उत्तर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इसका उत्तर होगा 1 का E। नहीं, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब प्रश्न नंबर 2 बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तीसरा का है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो इसका उत्तर होगा Q बटे ε0 यानी ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम है। प्रश्न नंबर 4 विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में संपन्न कार्य, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पीई कोष्टक में 1 ऋण cos थीटा। प्रश्न नंबर 5 विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माइनस पीई cos थीटा। ये अब अगला प्रश्न है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
पहला प्रश्न है, सिल्क से रगड़ी गई कांच, सिल्क से रगड़ी गई कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इसका उत्तर होगा कांच पर धन आवेश। कांच की छड़ पर किस प्रकार होगा? धन आवेश। प्रश्न नंबर 2, मूल आवेश का मान कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। आवेश के क्वांटीकरण का कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा, यानी प्रश्न नंबर 3, आवेशों के क्वांटीकरण का कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण ही आवेशों के क्वांटीकरण के मूल कारण है। प्रश्न नंबर 4, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो इसका उत्तर होगा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। प्रश्न नंबर 5, स्थिर विद्युत में Q1 + Q2 = 0 क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा Q1 एवं Q2 के परिणाम समान है किंतु विजाती है। यानी स्थिर विद्युत में Q1 + Q2 = 0 क्या दर्शाता है? यानी प्लस और माइनस जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो इसका उत्तर होगा कि Q1 एवं Q2 के परिणाम समान है किंतु विजाती है। प्रश्न नंबर 6, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्यों? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यानी ऐसे करके धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 7, स्थायी संतुलन के संगत एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का अभिविन्यास क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है। यानी ये ऐसे करके ये विद्युत क्षेत्र होता है और इसी में ऐसे करके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा जाता है। यानी स्थायी संतुलन के संगत एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का अभिविन्यास क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में आइए, विद्युत फ्लक्स अदिश है या सदिश राशि? इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। प्रश्न नंबर 9, एक खोखले आवेश चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। तो खोखले चालक के अंदर 0 होता है। कई बार जैसे उदाहरण बता चुके हैं आप लोगों को कि जब बारिश के समय कार के शीशा के कांच को बंद कर दिया जाता है, बिजली गिरती है
तो कार के अंदर निर्वात रहता है, यानी शून्य होता है, यानी उसे कोई आवेश नहीं होता। तो इसलिए एक खोखले आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। अगला प्रश्न है सत्य और असत्य। प्रश्न है, पहला प्रश्न, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, अभी इस पर चर्चा किया गया था। तो यानी एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, यह सही है। प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। आवेशों के क्वांटीकरण का कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पूर्ण गुणक के रूप में होना है। तो इसका उत्तर होगा, यह भी सत्य है, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, बराबर प्लस माइनस NE। और प्रश्न नंबर 3, एक खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। खोखले चालक के अंदर, अभी ऊपर पढ़े थे, खोखले आवेशित गोले के अंदर शून्य होता है। तो यानी खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं कुछ भी नहीं होती, यानी बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम गतिमान आवेशों के लिए सत्य है। यही तो ये गलत कर दिया। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम गतिमान आवेशों के लिए सत्य है, यानी ये गलत है, यह असत्य है। प्रश्न नंबर 5 में विद्युत द्विध्रुव की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो ये कह रहा है विद्युत द्विध्रुव की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो ये भी असत्य है, जिसका जस्ट उल्टा होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। और प्रश्न नंबर 6, विद्युत क्षेत्र की दिशा, देखिए यही पे बताया, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, यह सत्य है। ठीक, अब हम अगले पाठ पे चलते हैं। अध्याय 2, सभी 1 नंबर का प्रश्न हम हल करवा दे रहे हैं। इसे आप बार बार सुनेंगे तो 25 नंबर आपको मिल ही जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है और आप आसानी से पास हो सकते हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, विद्युत धारिता का यासाई मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा, विद्युत धारिता का यासाई मात्रक फैराड है, फैराड। प्रश्न नंबर 2, समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। तो जब प्लेटों के बीच वायु के स्थानांतरण पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका उत्तर होगा अपवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर बी, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत रहता है। तो जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपवर्तित रहती है। प्रश्न नंबर
3, प्रश्न नंबर 3 है संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। तो इसमें हम चिन्ह लगा देंगे, बढ़ती है। यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 4 है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घटती है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता घटती है। ठीक। प्रश्न नंबर 5, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इसका उत्तर होगा आवेश। यानी दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इसका उत्तर होगा आवेश। प्रश्न नंबर 6, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इसका उत्तर होगा केवल विभव। यानी ये थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं, एक बिंदु ये एक बिंदु ये है, ये ऐसे करके है। ठीक, याद आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो वही प्रश्न कर रहा है कि दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा केवल विभव। अगला प्रश्न है समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। तो इसका उत्तर होगा 4:1। यानी ये वाला उत्तर होगा। इसको हम सवाल को क्लास में बता चुके हैं। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। तो इसका उत्तर होगा 4:1। प्रश्न नंबर 8, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र है, तो इसका उत्तर होगा C बराबर 4πε0 R। प्रश्न नंबर 9, सम विभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। यानी सम विभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो इसका उत्तर होगा 90 डिग्री। ये ऐसे करके होता है, ये विभव जो होता है ऐसे ऐसे करके बढ़ता है एकदम। तो ये जो विद्युत निकलता है इसके मध्य 90 डिग्री होता है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग। दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Q/2πε0 a। यानी दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, तो उनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। तो
जिसका उत्तर होगा Q/2ε0A। अब हम रिक्त स्थान पर चलते हैं। एक फैरेड बराबर 1 कूलाम, फिर यहाँ आपका छोड़ दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम, तो ये हो जाएगा प्रति 1 वोल्ट। ठीक, यानी 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम। C बराबर Q/V होता है, C बराबर Q/V, तो Q का हो जाएगा 1 कूलाम, अब V का 1 वोल्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, 1 फैरेड बराबर ... स्थित फैरेड होता है, तो इसका उल्टा उत्तर हो जाएगा 9 गुणते 10⁻11। 1 फैरेड बराबर कितना होता है, 9 गुणते 10⁻11 स्थित फैरेड। प्रश्न नंबर 3, धारिता का विमीय सूत्र है, धारिता का विमीय सूत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विमीय सूत्र m⁻1 L⁻2 T⁻4 A⁻2, यानी इसका विमीय सूत्र, धारिता का विमीय सूत्र क्या है, m⁻1 L⁻2 T⁻4 A⁻2। प्रश्न नंबर 4, ... वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो ये धारिता का, संधारित्र का परिभाषा है। ठीक, ये संधारित्र, यानी यहाँ पे आप संधारित्र, ठीक, वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता, तो इसका उत्तर होगा कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 6, 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता होगी। तो ये सब क्या हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइक्रोफैरेड, यानी 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। तो C का जब मान रखेंगे, इसको हल करेंगे, सब कट जाएगा 3/3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। प्रश्न नंबर 7, विद्युत विभव का विमीय सूत्र है, तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र हो जाएगा m⁻L⁻2 T⁻−3 A⁻−1, यानी mL2 T-3 A⁻−1 विद्युत विभव का विमीय सूत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, बिंदु आवेश Q के कारण उसकी दूरी R पर विभव, तो कई बार बताए हैं कि E में स्क्वायर होता है, विभव में स्क्वायर नहीं लगता। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 Q/R, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है विभव है। अगर तीव्रता होता तो R की जगह क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी डिस्टेंस से दूरी V बराबर E गुणित D,
V बराबर E गुणते D, यानी इसका उत्तर हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणते उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं 10 नंबर। आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित कराने में उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो इसका उत्तर हो जाएगा QV। ये गणित को लगा के बताए थे हम क्लास में। प्रश्न नंबर 11, कुचालक माध्यम के होने से विभव घटता है। कुचालक माध्यम से विभव क्या होता है? घटता है, कम होता है। प्रश्न नंबर 12, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होगा। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? यह भी शून्य माना जाता है। अब हम सही जोड़ी में चलेंगे। खंड ए और खंड बी को मिलान करना है। तो चालक की धारिता, तो सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान भी, यानी एक का क्या हो जाएगा? सी, ठीक, एक का सी, क्यू अपान भी। जो आपसे इसमें प्रश्न 2 है, चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर। चालक की स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? 1/2 CV स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3, गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 R होता है, यानी C बराबर ये 4πε0 R। प्रश्न नंबर 4 में चलिए, समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता, तो इसका ये गणितीय व्यंजक है जो लास्ट में हल करके निकालते हैं, ε0 A/D। अब प्रश्न नंबर 5, ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व का उत्तर होगा B 1/2 ε0 E स्क्वायर। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जो एक शब्द और एक वाक्य उत्तर देना है। धारिता का SI मात्रक लिखिए। धारिता का SI मात्रक लिखिए, तो इसका उत्तर होगा फैरेड F, ठीक। और प्रश्न नंबर 2, धारिता का विमीय सूत्र लिखिए। धारिता का विमीय सूत्र AM की घाते -1, AL की घाते -2 और T की घाते 4, IA की घाते 2, ये धारिता का विमीय सूत्र है। अब प्रश्न नंबर 3 में चलिए, किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुचालक माध्यम यानी K, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, K गुना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, एक गोली चालक R की धारिता का सूत्र लिखिए। तो C बराबर 4πε0 K। C बराबर क्या होता है? 4π
एप्सिलॉन 0 के। प्रश्न नंबर 5, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो अभी सही जोड़ी में इसका उत्तर था एप्सिलॉन 0 A बटे डी। एप्सिलॉन 0 A बटे डी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर होगा एप्सिलॉन 0 A अपान डी। यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन 0 A अपान डी। प्रश्न नंबर 6 में चलिए, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जब उच्च विभव को अनेक संधारित्रों पर बांटना होता है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? यानी उच्च विभव जब होता है तो उसको संधारित्रों को बांटा जाता है। अब प्रश्न नंबर 7 आ जाइए, संधारित्रों को समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? इसका जस्ट उल्टा, जब धारिता बढ़ानी होती हो, यानी जब C का मान में वृद्धि करना होता है तब उसको काहे में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? जब विभव अधिक होता है, तो विभव को बांटने के लिए। ठीक। अब प्रश्न नंबर 8 में चलिए, श्रेणी क्रम में जुड़े समान धारिता C के दो संधारित्रों की संयुक्त धारिता क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा C बटे 2। प्रश्न नंबर 9, दो समान धारिता C के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब परिणामी धारिता क्या होगा? 2C हो जाएगा इसका। ठीक। प्रश्न नंबर 10, किसी आवेशित संधारित्र की कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो 1/2 QV, 1/2 QV। अब हम चलते हैं सत्य और असत्य में। अभी नहीं, अभी ये कौन सा प्रश्न चल रहा है? 10। ठीक। और प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी का विभव कितना होता है? अभी ये पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0 होता है। और प्रश्न नंबर 12, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो खोखले चालक के अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है। प्रश्न नंबर 13 में चलिए, विद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है? तो इसका उत्तर होगा निरक्ष स्थिति में। निरक्ष स्थिति में जब E होता है तो उसका विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। प्रश्न नंबर 14 में चलिए, किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 0। अब प्रश्न नंबर 15, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो? प्रश्न नंबर 15, तो इसका उत्तर होगा हाँ। प्रश्न नंबर 16 में चलिए, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव का मान कम हो जाता है। यानी कुचालक माध्यम जब हम उसमें रख देंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम चलते हैं सत्य असत्य पर। सत्य असत्य में फिर से वही रिपीटेड प्रश्न है। पृथ्वी का विभव 0 होता है, तो इसे पढ़ते ही आ रहे हैं, इसका सत्य है, ये 0 होता है। प्रश्न नंबर 2, किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है। तो ये इसका उत्तर होगा असत्य, ये गलत कह रहा है।
किसी आवेशी चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न नंबर 3 में चलिए, किसी चालक को असीमित आवेश दिया जा सकता है? किसी चालक को असीमित आवेश तो देना असंभव है, ठीक, ये भी गलत है, ठीक। प्रश्न नंबर 4 में आ जाइए, जब धारिता बढ़ानी होनी हो तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अभी हम लोग ऊपर इसको पढ़ चुके हैं, जब धारिता बढ़ानी हो तो श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना है, उसको कायम जोड़ते हैं सामान्य क्रम में। यहाँ पे क्या दिया है, श्रेणी क्रम में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, विद्युत धारिता का मात्रक फैरेड प्रति कूलाम है, ये भी गलत है, ठीक। प्रश्न नंबर 6 में चलिए, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य। अब हम अगले पाठ में चलते हैं। प्रश्न है, धाराओं में धातुओं में धारा प्रवाह होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। और प्रश्न नंबर 2, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इसका उत्तर होगा एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर डी, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, पदार्थ पर। प्रश्न नंबर 3, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना। दोगुनी करने पर कितना हो जाता है, 4 गुना, ठीक। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर, तो 2 दूना 4, ठीक। अगर 3 होता है तो कितना होता है, 9, ठीक। तो प्रश्न नंबर 4, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसका उत्तर होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, ये होगा ओम गुणे मीटर। प्रश्न नंबर 5 में आ जाइए, ओमीय प्रतिरोध है तांबे का तार, ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार। अब अगले प्रश्न चलते हैं, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। प्रश्न नंबर 6, किसका, अर्धचालक का। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालक का। प्रश्न नंबर 7 में चलिए, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो इसका उत्तर होगा अनंत। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो इसका उत्तर होगा कितना, अनंत। प्रश्न नंबर 8 में चलिए, 2 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है, तो इसका उत्तर होगा केवल धारा। 2 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है केवल धारा। प्रश्न नंबर 9 में चलिए, विद्युत सेल स्रोत है किसका, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का। विद्युत सेल स्रोत है किसका, विद्युत ऊर्जा का। अब हम प्रश्न नंबर 10 में चलेंगे, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघट्ट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है विद्युत अपघट्ट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। प्रश्न नंबर 11 में चलिए, किरचॉफ का प्रथम नियम अनुकूल है, किरचॉफ का प्रथम नियम अनुकूल है, तो इसका उत्तर होगा आवेश संरक्षण के
नियम के, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके अनुकूल है? आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। प्रश्न नंबर 12 में चलिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटाकर, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटाकर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध को घटाया जा सकता है। अब हम प्रश्न नंबर 13 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दो सेल जिनमें विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E1 कामा R1 व E2 कामा R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, यानी दो सेल जिनमें विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E1 R1 व E2 R2 है, समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, तो उसका तुल्य विद्युत वाहक बल होगा E1 R1 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, धारा घनत्व का SI मात्रक है, तो इसका उत्तर होगा धारा घनत्व का SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का SI मात्रक क्या है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न है रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। प्रश्न है कि डॉट 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 के नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों में आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह ओम का नियम ही है, ठीक। तो इसमें क्या होगा? ओम का नियम। प्रश्न नंबर 2 है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर, तो डॉट 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 जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। और प्रश्न नंबर 3, किसी चालक के प्रश्न नंबर 4, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, तो इसका उत्तर होगा बढ़ता है, इसका क्या उत्तर होगा? बढ़ता है, ठीक। और प्रश्न नंबर 5, विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम, अभी ऑब्जेक्टिव टाइम यह था डॉट 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 के संरक्षण की नियम पर आधारित है, तो यह क्या है? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, आवेश क्यों। प्रश्न नंबर 6, मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध डॉट 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 तथा प्रतिरोध ताप गुणांक डॉट 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 होता है, तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा कि मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ अधिक और तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। प्रश्न नंबर 7, विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम डॉट 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 के संरक्षण नियम पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। प्रश्न नंबर 8, कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता एकाएक शून्य हो जाने की घटना
को डॉट 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 कहते हैं तो ये अतिचालक है। इसका उत्तर क्या होगा? अतिचालक। यानी जितना ठंड होगा उतना बढ़िया इसमें धारा प्रभावित होगी। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकदम शून्य हो जाने की घटना को अतिचालक कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, ओम के नियम का वोल्ट और धारा ग्राफ एक डॉट 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 होती है तो इसका उत्तर होगा सरल रेखा। प्रश्न नंबर 10, धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक है। धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका उत्तर क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम सही जोड़ी में चलेंगे। सही जोड़ी में एक साइड खंड ए है और दूसरा साइड खंड बी है। ठीक, तो यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, यानी व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? मीटर सेतु। ठीक, और दूसरा है किरचॉफ का प्रथम नियम। अभी ऑब्जेक्टिव टाइम में भी ऊपर में हम लोग हल कर चुके हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ये सी नंबर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। धात्विक तार, धात्विक तार किस पे आधारित है? ओमीय चालक पर। तो ये तीसरा का बी होगा। चौथा में चलिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम अभी हम ऊपर में चर्चा कर चुके हैं, ऊर्जा संरक्षक नियम है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षक के नियम का अनुकूल। प्रश्न नंबर 5, संधि डायोड अब बचा ही क्या है? अनओमीय चालक, संधि डायोड अनओमीय चालक, यानी 5 का डी। अब हम खंड ब में चलते हैं। खंड ब में चलते हैं, ये धारा। तो धारा का उत्तर हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। तो एक का ई। धारा घनत्व, इसका उत्तर होगा डी, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या होगा? जूल प्रति कूलाम गुणे एम्पियर, ये बी नंबर। प्रतिरोध का क्या होगा? जूल प्रति कूलाम गुणते एम्पियर। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ओम गुणते मीटर, एक का सी। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध ओम गुणते मीटर। 5 नंबर का चलिए, चालकता। चालकता का क्या होगा? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और प्रश्न नंबर 6, नाइक्रोम, ये क्या है? ये एक प्रतिरोध है। ठीक, प्रतिरोध तार है। अब हम खंड 3 में चलते हैं, सही जोड़ी में। विद्युत ऊर्जा, तो इसका उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा, यानी यहाँ पे चल, विद्युत ऊर्जा का ये सूत्र है I स्क्वायर RT, यानी E। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का क्या होगा? ओम। विद्युत वाहक बल, यानी EMF, तो इसका उत्तर होगा यानी वोल्ट, बी। किलोवाट घंटा, ये विद्युत ऊर्जा से संबंधित है। किलोवाट घंटा किससे संबंधित? विद्युत ऊर्जा से। विद्युत सामर्थ्य 5 का डी, VI, विद्युत सामर्थ्य किससे संबंधित? VI से।
ठीक। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक, तो ये पहला प्रश्न है, एक चालक तार में धारा प्रवाह करने पर उसमें कितना आवेश होता है। तो धारा प्रवाहित करने पर चालक तार में आवेश कितना होता है, तो शून्य। तो इसका उत्तर क्या होगा, शून्य होगा। अब प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा होती है। प्रश्न नंबर 3, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणित मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम गुणित मीटर है। प्रश्न नंबर 4, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है। तो यह आवेश के आवेश संरक्षक नियम पर। ठीक। प्रश्न नंबर 5, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम के अनुकूल है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, यानी यू, ऊर्जा संरक्षण के नियम का यानी यू। प्रश्न नंबर 6, क्या किरचॉफ के नियम एसी और डीसी दोनों तरह के परिपथों पर लागू होते हैं। ये प्रश्न नंबर 6 है, क्या किरचॉफ के नियम एसी और डीसी यानी प्रत्यावर्ती धारा और डायरेक्ट करंट दोनों, दृष्ट धारा दोनों पर लागू होता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। ठीक। प्रश्न नंबर 7, दो बल्बों पर 25 वाट तथा 100 वाट अंकित है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो प्रतिरोध 25 वाट पर अधिक होगा। अब प्रश्न नंबर 8, 1 किलोवाट घंटा एवं जूल में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 की घाते 6 जूल, यानी 3.6 गुणित 10 की घाते 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। प्रश्न नंबर 9, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक। अब अगला प्रश्न है 10। प्रश्न नंबर 10 है, श्रांति काल का मान किस कारण पर निर्भर करता है। तो ये चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इसका उत्तर होगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। आप डायरेक्ट कह देंगे प्रकृति। ठीक। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अगला प्रश्न है, अनुगम वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो अनुगम वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो इसका हो जाएगा E प्रोपोर्शनल VD, E प्रोपोर्शनल VD। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा, अनुगमन वेग यानी ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग कम होता है। यानी ताप को जब हम बढ़ाते हैं तो VD का मान क्या होता है, कम होता है। अब एक शब्द में उत्तर
पहला प्रश्न है, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा धनावेश से प्रवाह की दिशा के अनुदिश होती है, तो इसका उत्तर सत्य है। प्रश्न नंबर 2, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो इसका उत्तर होगा असत्य। प्रश्न नंबर 3, चालक में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो ये भी उत्तर सही है, सत्य है। प्रश्न नंबर 4, ओमीय चालक के लिए विभव और धारा ग्राफ एक सरल रेखा होती है, तो ये भी सत्य है, इसका उत्तर सत्य है। प्रश्न नंबर 5, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, तो ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर 5, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे ध्यान देना, अर्धचालक लिखा है और यहाँ पे लिखा है चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, तो ये दोनों सत्य हैं। अब हम अगले पाठ में चलते हैं।